गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अध्याय 10 ऊष्मा एवं तापमान हम पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का ये 7वां लेक्चर है और इस अध्याय में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से पूर्ण रूप से हम इस अध्याय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आईटीआई की परीक्षा में जो आपकी अरिहंत प्रकाशन की बुक है और जो निमी की बुक है, इन दोनों से मिला करके सारे लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल कराए जा रहे हैं। तो आज जो है हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे इसमें केवल ऊष्मा एवं तापमान विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एक पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, यहाँ पे खाली जगह है, कहते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आयतन प्रसार गुणांक, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तीसरा ऑप्शन है रेखीय प्रसार गुणांक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बात जान लीजिए, कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जिसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि, तो आपको अगर याद है तो जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता क्या है। तो देखिए, आयतन प्रसार गुणांक जिसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से, ये गामा जो है इस तरह से बनता है। तो आयतन प्रसार गुणांक होता क्या है? आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन। और नीचे ही होता है तापमान में वृद्धि। तो देखिए, ये जो हमने सूत्र लिखा है कि आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि, तो किसी पदार्थ के एक पिंड का तापमान, कोई पदार्थ हो गया, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, मतलब तापमान में वृद्धि कितनी हुई है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। उसके आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि ऊपर है, और पिंड के प्रारंभिक आयतन, तो आयतन में वृद्धि मतलब ये आयतन में वृद्धि होगा, ये प्रारंभिक आयतन, दोनों का क्या है? अनुपात लिया जा रहा है। और तापमान में वृद्धि कितनी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प है इस प्रश्न के लिए सबसे जो उपयुक्त आंसर है आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है? आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक का ये सूत्र होता है, जिसको हम आयतन में वृद्धि को डेल्टा भी से हम आयतन को प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या है? वो डेल्टा ये बताता है कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई है, और प्रारंभिक आयतन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? वी से। तो इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं हम? वाई बराबर, मतलब गामा बराबर डेल्टा भी बटे में भी गुणे डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब कि ये वृद्धि बताता है, जैसे कितना परिवर्तन हुआ है। अगला जो प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा गया है कि 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े को 0.93 वाट घंटा ऊर्जा देने पर देखा जाता है कि पहला विकल्प है आधा टुकड़ा पिघल जाता है, दूसरा विकल्प है पूरा टुकड़ा पिघल जाता है तथा जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तीसरा विकल्प है पूर्ण टुकड़ा पिघल जाता है, और चौथा विकल्प है टुकड़ा अपरिवर्तित रहता है। अब कहने का मतलब ये है कि 10 ग्राम की बर्फ़ थी, उसको 0.93 वाट घंटा की ऊर्जा दिया गया है, तो क्या होगा? पूरा 10 ग्राम का बर्फ़ पिघल जाएगा या केवल आधा बर्फ़ पिघलेगा? पहला विकल्प है कि आधा टुकड़ा, मतलब 10 ग्राम का आधा क्या होगा? 5 ग्राम।
तो 10 ग्राम की बर्फ को अगर 10.93 वाट घंटा की ऊर्जा दिया जाएगा तो क्या आधा केवल बर्फ पिघलेगी या पूरा 10 ग्राम की बर्फ पिघल जाएगी और पूरे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या तीसरा विकल्प है कि पूर्ण टुकड़ा पिघल जाता है, और चौथा विकल्प है कि टुकड़ा अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कि 10.93 वाट घंटा ऊर्जा देने पर 10 ग्राम की बर्फ में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो नहीं बदलता है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे कैसे। जब मैं आपको ऊष्मा का अध्याय पढ़ा रहा था तो मैं आपको ये बताया था कि एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है कि बर्फ को जब हम पानी में चेंज करते हैं, बर्फ को पानी में जब परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पे जो ऊष्मा लगती है वो तापमान न बढ़ा करके सीधे सीधे अवस्था को चेंज कर देती है। अब ये देखा गया था कि 1 ग्राम बर्फ को अगर आपको 1 ग्राम पानी में बदलना है तो वहाँ पे जो ऊष्मा लगती थी वो 80 कैलोरी लगती थी, अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी थी, 80 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ को आपको पूरा पिघला देना है, मतलब 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदल देना है तो 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती थी। ये आपको बताया गया था। ये फैक्ट वाले प्रश्न थे, तथ्यात्मक प्रश्न, जिसको आपको अपने दिमाग में याद रखना होता है कि 1 ग्राम बर्फ को पूर्ण रूप से पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 10 ग्राम की बर्फ को पिघलाने के लिए कितना हो जाएगा, 10 का गुणा। जब 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा लग रही है तो 2 ग्राम के लिए 160, 3 ग्राम के लिए 240, इस तरह से 10 ग्राम के लिए 800 कैलोरी ऊष्मा लगेगी। तो देखिए 10 ग्राम की जो बर्फ़ है उसको पिघलाने के लिए हमें पता है कि 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, लेकिन ऊष्मा कितनी दी जा रही है, 10.93 वाट घंटा। अब आपके सामने प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि भाई हमें तो बस ये पता है कि 10 ग्राम बर्फ़ को पिघलाने के लिए 800 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, लेकिन जो ऊर्जा दी जा रही है वो किस में दी जा रही है, वाट घंटा में दी जा रही है। तो हमें सबसे पहले इस वाट घंटा को किस में बदलना होगा, कैलोरी में बदलना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 वाट घंटा, अब जैसे ये वाट है और ये घंटा है, तो अगर हम घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो इसका मतलब 1 वाट घंटा जो है अगर हम बदलेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3600 वाट सेकंड के बराबर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान देना होता है कि जो 3600 वाट सेकंड है इसको हम 3600 जूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है। तो 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल होता है, इसका मतलब ये हो गया कि 3600 वाट सेकंड बराबर 3600 जूल हो गया। अब हम अपने प्रश्न के बहुत ही करीब हैं हल करने के। अब जब हमें पता है कि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप होती है, इसका मतलब कि ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप होती है, तो जो मात्रक ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। लेकिन आपको बताया गया था कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसका मतलब कि हम 3600 जूल को कैलोरी में भी बदल सकते हैं। तो 3600 जूल को अगर कैलोरी में बदलेंगे तो इसमें 4.18, जिसको हम 4.2 लगभग में बोलते हैं, लेकिन ये 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो अगर हमें 3600 जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.18 का भाग देना पड़ेगा, और भाग देंगे तो आएगा क्या, 861.244 कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 वाट घंटा 861.244 कैलोरी के बराबर है। इसका मतलब एक वाट घंटा जो ऊर्जा है वो किसके बराबर है, 861.244 कैलोरी के बराबर है। तो जब 1 वाट घंटा 861.244 कैलोरी के बराबर है तो 0.93 वाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 861.44 में 0.93 का गुणा कर दिया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 800.956 कैलोरी। तो देख लीजिए आप ध्यान से कि जो 10 ग्राम की बर्फ़ है उसको ऊर्जा कितनी दी जा रही है, 10.93 वाट घंटा दी जा रही है, और 10.93 वाट घंटा को जब हमने कैलोरी में बदला है तो ये पाया है कि 10.93 वाट घंटा 800.956 कैलोरी के बराबर होती है। तो इसका मतलब कि जो प्रश्न में दिया गया था कि 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े को 10.93 वाट घंटा की ऊर्जा दी जा रही है, तो हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते थे कि उसको 800.956 कैलोरी की ऊष्मा दी जा रही है। और हमें ये भी पता है कि 10 ग्राम की बर्फ को पूर्ण रूप से पिघलाने के लिए 800 कैलोरी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखिए 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है 80 कैलोरी होती है, तो 10 ग्राम को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी हो जाएगी, 800 कैलोरी हो जाएगी। तो हमें पता है कि 10 ग्राम की बर्फ को पूर्ण रूप से पिघलाने के लिए 800 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, और हम देख कितना रहे हैं, 10.93 वाट घंटा, अर्थात कि हम 800.956 कैलोरी ऊष्मा दे रहे हैं। तो जितना चाहिए
10 ग्राम की बर्फ़ को पूर्ण रूप से पिघलाने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए उससे तो हम थोड़ा ज़्यादा ही दे रहे हैं। इसका मतलब कि पूरी की पूरी बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि 10 ग्राम की बर्फ़ के टुकड़े को 0.93 वाट घंटा ऊर्जा देने पर देखा जाता है कि, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पूर्ण टुकड़ा पिघल जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 3, इसको आप देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा गया 40 ग्राम एल्युमिनियम धातु की ऊष्मीय धारिता क्या होगी जबकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा धारिता, अगर आपने ध्यान से पिछली क्लासेस पढ़ा था तो हमने आपको उसमें ऊष्मा धारिता की परिभाषा बताया था। ऊष्मा धारिता की परिभाषा में हमने ये बताया था कि m द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता बोलते हैं। तो यहाँ पे 40 ग्राम एल्युमिनियम धातु है, तो 40 ग्राम एल्युमिनियम धातु की ऊष्मा धारिता हमें ज्ञात करना है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम की धातु जो है उसका तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा दिया है, और विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि विशिष्ट ऊष्मा ये बता रही है कि 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो विशिष्ट ऊष्मा ये बताता है कि 1 ग्राम जो पदार्थ है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 0.2 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है ऊष्मा धारिता के लिए कि हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, हम मान लेते हैं Q। तो ये Q किसके बराबर होगा, M गुणे S के बराबर, मतलब द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा के बराबर। तो द्रव्यमान कितना है, एल्युमिनियम का 40 ग्राम है और विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये 40 में 0.2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 8 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 ग्राम एल्युमिनियम की धातु है उसकी ऊष्मा धारिता कितनी है, 8 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा धारिता है वो ये बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, मतलब 40 ग्राम एल्युमिनियम की जो धातु है उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर हमें ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी, 8 कैलोरी। तो 8 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसका मतलब ऊष्मा धारिता कितनी हो गई, 8 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और आपके विकल्प पहला दिया गया है, पहला विकल्प है 40 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 160 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 200 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस और चौथा विकल्प है 8 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4 देखिए। इसमें लिखा गया कि समान दाब पर, क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, समान दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, समान दाब एवं 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का आयतन 100 घन सेंटीमीटर है। यदि 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तब इसका आयतन समान दाब पर 125 घन सेंटीमीटर हो जाता है। तब समान दाब पर गैस का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। तो जब मैं आपको पहला प्रश्न बताया था तो हमने लिखाया था कि आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो आप देखिएगा ताप पहले कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस, और बाद में कितना गर्म किया जा रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो वृद्धि कितनी हो गई भाई, 20 डिग्री सेल्सियस पहले तापमान था, अब कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में वृद्धि कितनी हो गई, 280 डिग्री सेल्सियस की। और आयतन में वृद्धि, तो पहले आयतन कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब उसको गर्म कर दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस तक तो आयतन कितना हो गया, 125 घन सेंटीमीटर हो गया है। तो आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, 25 की, क्योंकि 100 तो पहले था, अब 125 हो गया गर्म करने पर, तो इसका मतलब 25 आयतन में वृद्धि होगी, 25 घन सेंटीमीटर। तो आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो हमने आयतन में वृद्धि निकाल लिया है 25 घन सेंटीमीटर, और प्रारंभिक आयतन कितना है, 100 घन सेंटीमीटर, और तापमान में वृद्धि कितनी है, 280। तो ये हमने देखा
कि 25/100 गुणे 280, तो सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर कट जाएगा, 25 चौको 100 और 280 में 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1120। तो एक में अगर हम 1120 का भाग देंगे तो आएगा क्या 0.000, मतलब 3 बार 0 8 9 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो हमें आयतन प्रसार गुणांक का मान निकल आया 0.00089 प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपका विकल्प देखिएगा ये 0.0015 प्रति डिग्री सेल्सियस है, ये 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है और ये 0.0025 प्रति डिग्री सेल्सियस है और ये चौथा विकल्प है 0.00089 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा जो उत्तर आया उससे मैच कौन सा विकल्प कर रहा है, डी। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देखिएगा कि मरकरी तापमापी का उपयोग किस तापमापन तक किया जाता है। तो जो थर्मामीटर होता है वो ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो मरकरी तापमापी का उपयोग किस तापमापन तक किया जाता है, तो ये आपका जो विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प, 360 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो प्रश्न है ये फैक्ट वाले तथ्य पे आधारित हैं जिनको आपको याद ही रखना होता है। तो ये आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। अब जो अगला प्रश्न है छठा नंबर का जो प्रश्न है लिखा गया है कि जब 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसके क्वथनांक तक ले जाया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा होगी, जबकि जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो देखिएगा 5 किलोग्राम जल है, पहले उसका तापमान कितना था 20 डिग्री सेल्सियस और उसको कहाँ तक गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो आपने 5 किलोग्राम के जल के तापमान को 20 से 100 तक पहुँचाया है, क्योंकि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया होगा। तो जब आपने 5 किलोग्राम जल के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाया है, इसका मतलब आपने क्या दिया होगा, ऊष्मा दिया होगा। तो ऊष्मा की गणना कैसी होगी, Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T। और जहाँ पे S क्या बताता है, दर बताता है कि 1 ग्राम को जो है 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो सूत्र क्या बनता है, Q बराबर M गुणे S गुणे डेल्टा T। तो M का मान कितना है 5 किलोग्राम, S का मान कितना है 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस और डेल्टा T कितना है, पहले तापमान 20 था और बाद में 100 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ 80 डिग्री सेल्सियस का। तो हम Q बराबर ऊष्मा ग्रहण जो की गई है जल के द्वारा वो निकालने के लिए M गुणे S गुणे डेल्टा T से निकालेंगे। तो M का मान 5 किलोग्राम, S का मान 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस गुणे 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखेंगे हम कि किलोग्राम से किलोग्राम ये कैंसिल हो जाएगा और प्रति डिग्री सेल्सियस से ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 5 का गुणा 4.2 में करना और 80 में करना। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1680 किलो जूल। तो उत्तर हमारा क्या आ गया 1680 किलो जूल। अब आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो पहला ही विकल्प सही हो जा रहा है कि 1680 किलो जूल। तो पहला विकल्प सही हो जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो गया 1680 किलो जूल। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 7, उस दिन की अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी जबकि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प का आंशिक दाब 0.012 गुणे 10⁵ पास्कल है और इसी दिए गए ताप पर वायु दाब जो है 0.016 गुणे 10⁵ पास्कल है। तो इसमें पहला विकल्प है 25%, दूसरा विकल्प है 40%, तीसरा विकल्प है 75% और चौथा विकल्प है 25%। तो देखिए अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है कि सामान्य ताप पर, मतलब समान ताप पर जल वाष्प का दाब बटे में समान ताप पर ही वायु का दाब। तो कहने का मतलब ये है कि किसी आयतन में जो जल वाष्प का द्रव्यमान होता है वो सैचुरेटेड, उस आयतन को संतृप्त नहीं कर पाता है। उस आयतन को संतृप्त करने के लिए ये देखा जाता है कि उसमें कितना वायु का द्रव्यमान आ सकता है। तो अब उसी आयतन में आप जल वाष्प का दबाव ले लीजिए और उसी आयतन में आप वायु का दबाव ले लीजिए, या उसी आयतन में आप जल वाष्प का द्रव्यमान ले लीजिए या उसी आयतन में आप वायु का द्रव्यमान ले लीजिए।
इसी के अनुपात को अवगुणे 100 कर देने से हमें क्या निकल आता है, अपेक्षित कर देता। तो आपके प्रश्न में दिया क्या गया था कि जल वाष्प का आंशिक दबाव दिया गया है कि 10.012 10⁵ पास्कल है, और उसी तापमान पर वायु का जो दबाव है 10.016 × 10⁵ पास्कल है। तो अपेक्षिक आर्द्रता कैसे निकलेगी, इन दोनों के अनुपात को ही अपेक्षिक आर्द्रता कहेंगे, उसमें 100 का गुणा कर दिया जाएगा। तो समान ताप पर जल वाष्प का दाब बटे में समान ताप पर वायु का दाब गुणे 100। तो समान ताप पे जल वाष्प का दाब कितना है, 10.012 × 10⁵ पास्कल, और समान ताप पे ही उसी तापमान पे उसी आयतन में वायु का दबाव कितना होता है, 10.016 × 10⁵ पास्कल गुणे 100। तो अब ये 10⁵ पास्कल 10⁵ पास्कल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का काम ही खत्म हो जाएगा। तो 12 बटे में 16 × 100 बच जाएगा। इसको कटाएंगे तो 4 × 12 4 × 16, तो 3 बटे में 4 हो गया। इस 4 से 100 को कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 में 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, 75। और ये किस में आएगा, परसेंटेज में, क्योंकि 100 का गुणा कर लिया गया है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 75%। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो आपको हमने ऊष्मा संचरण की विधि बताया था उसमें से संबंधित है। पूछा गया कि पानी को इनमें से किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। तो देखिए, जब भी ऊष्मा पानी अगर गर्म हो रहा है तो ऊष्मा देने के कारण ही गर्म हुआ होगा, और ऊष्मा अगर दिया जा रहा है तो किसी न किसी विधि के द्वारा ही ये दिया गया होगा। ऊष्मा की संचरण की विधियाँ कौन सी थी, 3 विधियाँ बताया गया था। संचालन, जिसको हम कंडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, संवहन, जिसको हम अंग्रेजी में कन्वेक्शन बोलते हैं, और विकिरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो विकिरण का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, जो सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है वो विकिरण विधि से मिलती है। और जब मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊंचाई पे कोई पदार्थ रखा हुआ है, लेकिन मोमबत्ती के जलने के कारण जहाँ तक पदार्थ, जो ऊपर ऊंचाई तक पदार्थ रखा हुआ है वहाँ तक उसकी लौ नहीं पहुँच रही, फिर भी वो ऊपर गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब वो किसके माध्यम से हो रहा है, संवहन के माध्यम से हो रहा है। और संचालन क्या होता है, जैसे लोहे के एक सिरों को गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि लोहे के जो आयरन की रॉड होगी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। तो जो सिरा गर्म हो रहा है उसके वहाँ के कण ऊष्मा ले करके ट्रांसफ़र करते जाते हैं, मतलब आगे को भेजते जाते हैं, तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से पानी को इनमें से किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है, तो कंडक्शन, संचालन विधि के द्वारा। कैसे होता है, अगर एक बर्तन में पानी रख दिया गया है तो बर्तन को आप गर्म करेंगे तो बर्तन के जो कण हैं वो गर्म हो जाएंगे, तो वो अपनी ऊष्मा किसको देंगे। अब चूँकि पानी जो है बर्तन में ही रखा हुआ है, तो पानी के भी कण किससे, बर्तन से सटे हुए हैं, तो अपनी ऊष्मा वो पानी के कण को देंगे, जिससे पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई, संचालन। तो 8वें प्रश्न का